जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद है। सीएम शर्मा राजकाज में व्यस्त है, सीएमओ के अधिकारी भी साथ में मौजूद है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सीएमओ में मौजूद है, तमाम राजकाज से संबंधित कार्यों में व्यस्त है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और फिलहाल सीएमओ में कई अधिकारी भी मौजूद हैं जिनके साथ में चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। तो देर रात तक सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ऐसे में आप खुद ही समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने एक्टिव है। जाहिर सी बात है, अब बजट भी आने वाला है एक दिन बाद 11 तारीख को, और उससे पहले जाहिर सी बात है जो भी काम पेंडिंग है उनको भी निपटाया जाएगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन भी होगा। फिलहाल सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जितने भी राजकाज संबंधी कार्य हैं उनको निपटाने का काम। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ काम कर रहे हैं, कौन कौन से राजकाज के कामों में बिजी है, अधिकारी भी मौजूद है? देखिए, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार राजकार्यों में व्यस्त रहते हैं और अभी भी वो सीएमओ में है। न केवल राजकार्यों में व्यस्त है, बल्कि क्योंकि एक बड़ा महत्वाकांक्षी बजट राजस्थान की जनता को 11 तारीख को मिलने वाला है, लिहाजा उसकी भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और आज की हम दिन भर की घटनाक्रम पर नजर डालें तो सबसे पहले एनआईए में स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। उसके बाद मोहनलाल गुप्ता की मां के निधन पर उनको संवेदना व्यक्त करने गए और रास्ते में जब वो आ रहे थे तो सेशन कोर्ट के सामने जंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए, क्योंकि ये उनकी एक शैली में है कि जहाँ भी जाते हैं अगर कहीं भी कोई मंदिर है तो जरूर दर्शन करते हैं। इसके बाद तभी से लगातार सीएमओ में है, व्यस्तम कार्यक्रम है, लगातार सरकारी फाइलों को भी निपटा रहे हैं और साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कहा बजट पर भी उनका पूरा फोकस है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, एक दिन बाद बजट आने वाला है और उससे पहले सीएमओ में उनकी मौजूदगी जो रूटीन में रहती है उससे कई ज्यादा आज महत्वपूर्ण होगी। लाल सिंह जी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर सीएमओ में है तो निश्चित रूप से सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की वो फाइलें, कुछ ऐसे काम जो राजस्थान को आगे बढ़ाने में कारगर होते हैं, कुछ सरकारी कामकाज निपटाने होते हैं, तमाम कार्यों को वो अंजाम दे रहे हैं। और सबसे जो खास बात ये है कि मैं लगातार कहता हूँ कि मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि हमें केवल विकसित राजस्थान के सपनों को कैसे साकार करें, लिहाजा उस दिशा में काम करना। और आपने देखा होगा कई बार सुबह से लगातार देर रात तक व्यस्त रहते हैं। चाहे आपने ये भी देखा होगा अनूपपुर कई बार के दौरे से आते हैं, इसके बाद सीधे सीएमओ पहुंचते हैं, सीएमआर के बजाय वहां जो तमाम सरकारी काम लंबित होते हैं या आगे की योजनाओं पर चर्चा करनी होती है या वो तमाम बैठकें जिनसे आगे जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की कवायद होती है, ऐसे तमाम कामों को करते हैं वो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सीएमओ में मौजूद है। एक दिन बाद राजस्थान का बजट आने वाला है और उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में राजकाज के तमाम कार्यों को निपटाने में लगे हुए हैं। कई अधिकारी उनके साथ में मौजूद है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर जयपुर स्थित एनआईए परिसर में सोमवार को स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी इसमें शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने गलताजी स्थित हर्बल गार्डन में धन्वंतरी उपवन का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आरोग्य वाटिका में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जहां पर आयुर्वेद पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय बजट में आयुष विभाग को 10 से 20% तक की बढ़ोतरी मिलती है, जिससे आयुष विभाग को और ज्यादा मजबूती भी मिली है। इसके बाद एनआईए परिसर में एडवांस सिमुलेशन लैबोरेटरी का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही संस्थान में बने एनआईए पॉडकास्ट स्टूडियो की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई ओपीडी भवन का लोकार्पण भी किया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, हमें भारतवर्ष को आगे ले जाना है। एक बार देखिए हमारे मनीषियों का कितना तप इसमें गया है, हमारे उन लोगों ने कितनी मेहनत की है। हमारे ऋषि मुनि महंत संत सभी ने हमको रास्ता दिखाने का काम किया। हमारे देश की आजादी में हमारे हजारों साल
सालों की गुलामी, कभी हुण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, इस देश को क्या किया? अरे आज मौका आया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है, ये आपके साथ। 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है। 2014 के बाद में मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिनका जीवन तप में और तपस्या में गया है। इन्हीं को पूछ लीजिए कि 2014 के बाद देश में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। विशेषकर मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, मित्रों, सपने देखिए लेकिन अपने कर्म के आधार पर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। वो मेरी समारोह में, इस स्वर्ण जयंती समारोह में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि जयपुर का ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान देश का ही नहीं पूरे विश्व का आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे पहला प्रीमियम संस्थान है। और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला। आप सभी आयुर्वेद क्षेत्र के विद्वान हैं। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद और योग पूरे विश्व को, पूरी मानवता को भारत की एक अनुपम देन है। आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है, बल्कि ये जीवन का विज्ञान है और जीवन जीने की एक कला है। एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए लंबा और सुखी जीवन जी सके, ऐसी जीवन पद्धति आयुर्वेद के ऋषियों ने हमें सिखाई है। और इसमें भी खास बात यह है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की एक कला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। स्वर्गीय कमला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, दिवंगत आत्मा को नमन करके परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। तो स्वर्गीय कमला देवी के चित्र पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्प अर्पित किया, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया है, दिवंगत आत्मा को नमन किया। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिवंगत आत्मा को नमन करके परिजनों से संवेदना जाहिर करते हैं और ढाढ़स बंधाते हुए दिखाई देते हैं। और चलिए अब बारां की बात। बारां में गाय के बछड़े की हत्या के विरोध में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर आज सुबह से बारां बंद रखा था। बंद के दौरान प्रताप चौक पर धरने पर बैठे गौ सेवकों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई गौ सेवक घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले एक गाय के बछड़े की गर्दन कटा हुआ असर मिलने के बाद में वासुदेव गौ सेवा समिति के तत्वाधान में गौ सेवकों ने बछड़े की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रताप चौक पर बछड़े के कटे सिर के साथ प्रदर्शन कर मामले के खुलासे की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मामले में छानबीन की और खुलासा किया कि किसान की गाय ने मृत बछड़े को जन्म दिया, जिसे मुर्दा मवेशी ठेकेदार द्वारा नाले में फेंक दिया था। मगर गौ सेवक इस बात को मानने की तैयार नहीं होते हैं और पुलिस प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आज बंद का आह्वान किया गया है, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब सभी ने रात को मीटिंग सभी वर्गों के साथ बैठ के कर ली थी, व्यापार संघों के साथ भी कर ली थी, प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी था। सुबह सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और अभी यहाँ पे जब कुछ लोग करीबन 50-60 लोग बैठे हुए थे, उसमें से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए और कुछ हरकत करने की कोशिश करी, जिसमें उनको यहाँ से सिर्फ उठाया गया है। किसी भी तरह का लाठीचार्ज यहाँ पे नहीं हुआ है। वर्तमान में आप जैसा कि देख रहे होंगे, मैं और एसपी साहब दोनों मौके पे पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सभी पक्षों को बुला करके मंत्रणा हमारी लगातार जारी है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द शांति पूरी तरह बहाल होगी और जो मूल अभी क्या स्थिति है सर शहर में? अभी मौके पे पूरी शांति है। कितने लोग अटेंड किए सर? मैं आग्रह करूंगा सारे बारां के नागरिकों से यही शांति का माहौल बनाए रखें और कोई भी ऐसी समस्या हो पुलिस के साथ। और चलिए अब श्री गंगानगर के घड़साना की बात कर लेते हैं। रावल थाना क्षेत्र के बहुचर्चित आशीष हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को घड़साना न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया। अनूपगढ़ सीओ प्रशांत कौशिक और रावला थानाधिकारी बलवंत कुमार की मौजूदगी में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायालय ने हत्या के आरोपी
संजय उर्फ संजू उसके साथी रोहित और बादल को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अनूपगढ़ जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में मृतक आशीष की पत्नी अंजू को पहले ही हत्या के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी महज 3 माह पहले ही हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 31 जनवरी को पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की और घटना को हिट एंड रन का रूप देने की कोशिश की। रावला पुलिस ने 3 दिन में मामले का खुलासा करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मृतक आशीष रावला थाना क्षेत्र के एक KLM गांव का रहने वाला था। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर की बात कर लेते हैं, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर हुए दर्दनाक सड़क हादसों में 2 महिलाओं और एक युवक की मौत हो गई। पहला हादसा नेशनल हाईवे 911 पर 41 NP बस स्टैंड के पास में हुआ, जहां पर स्कूटी पर सवार 3 युवतियां रोडवेज बस की चपेट में आ गई। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार महिलाओं को करीब 100 फीट तक घसीट दिया, जिससे 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से जख्मी है। घायल महिला को हाईवे एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे श्री गंगानगर रेफर किया। तीनों महिला एक ही परिवार की बताई जा रही है। हादसे के बाद रोडवेज चालक बस छोड़कर फरार हुआ, तो वहीं दूसरा हादसा 57 NP के पास खींचिया मोड़ पर हुआ, जहां पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौके पर मौत हुई। और अब बात चित्तौड़गढ़ की करते हैं, जहां पर बेगू उपखंड के जोगड़िया माता मेनाल मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर के सड़क से उतरते हुए एक पेड़ से जा टकराई। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस हादसे में राम अवतार अजमेर की मौके पर ही मौत हुई, जबकि उसका साथी निखिल गंभीर रूप से जख्मी हुआ। और गाड़ी की तस्वीरें देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह हादसा रहा होगा। घायल निखिल को बेगू जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद में चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। घटना की सूचना पाकर बेगू थानाधिकारी कमल मीणा पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और कार की तलाशी ली, जिसमें 45 किलो 430 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। भरतपुर के हाउसिंग बोर्ड के पास में राजकीय अंबेडकर छात्रावास में एक स्टूडेंट ने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। और आपको बता दें कि चौकीदार स्टूडेंट को जब नाश्ते के लिए उठाने गया तो स्टूडेंट का शव पंखे के ऊपर लटका हुआ मिला। स्टूडेंट के 12 फरवरी से 12वीं के पेपर शुरू होने थे। कल ही स्टूडेंट अपने घर से छात्रावास में आया था। छात्रावास के अधीक्षक गौरव सारस्वत ने बताया कि पंकज 2 साल से छात्रावास में रह रहा था। वह कल ही अपने गांव से छात्रावास में आया था। पिछले 2 साल से छात्रावास में रह रहा है। 11th क्लास में एडमिशन हुआ था, अभी 12th क्लास के में था वो। और अभी उसके पेपर थे 13 फरवरी से 12th बोर्ड के। सुसाइड कब किया? सुसाइड का कल रात की घटना है। कल रात को 10 बजे तक तो यहाँ चौकीदार बच्चों ने सबने देखा है, बातचीत हुई है। उसके बाद वो कुंडी लगा के सो गया है। फिर सुबह जगाने के लिए एक बार चौकीदार गया, फिर उसके बाद रसोईया और एक बच्चा है लवली, वो गए उसको नाश्ता देने के लिए। तो वहाँ पे गेट उसने खोला नहीं और धक्का दिया, 4-5 बार उसको आवाज़ दी। फिर बच्चों ने और इन सब ने चौकीदार ने मिलकर लात मार के उस गेट को खोला। देखा तो वो बच्चा फंदे पे बेडशीट से लटका हुआ है। पंकज पुत्र माधव सिंह है, बयाना क्षेत्र के रहने वाले। ये यहाँ पर इस छात्रावास में 11वीं क्लास से पढ़ रहे थे, अभी 12वीं में थे। ये कुछ हफ्ते भर बाद ही इनका कल ये वापस छात्रावास। और चलिए बात अराई की करते हैं। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 442 किलो डोडा पोस्ट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोटा की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम और बड़ौदा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। बुराड़ा थाना अधिकारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि टीम तस्करों का पीछा कर रही थी और श्रीरामपुरा के पास में कार को पकड़ लिया गया। इस दौरान पुलिस और तस्करों के बीच में गोलीबारी हुई। पुलिस ने कार में से 442 किलो 370 ग्राम डोडा पोस्ट 21 कट्टों में जब्त किया। कार के ड्राइवर खेड़ापा थाना क्षेत्र के बजरंग राम विष्णुई को गिरफ्तार किया गया है। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने सोमवार को हिंडौन सदर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में
शाहगंज के रहने वाले रईस, बनकी निवासी विक्रम सिंह, हनुमान कॉलोनी निवासी दिनेश चंद, जोशी मार्केट के रहने वाले संतोष, शाहगंज छोटा बाजार के रहने वाले रामनिवास, हेमराज उर्फ हेमू, भायलापुर के रहने वाले भगवान सहाय और कृष्णा कॉलोनी निवासी बबलू शामिल है। प्रकरण को जब हमने उसका कॉल डिटेल और जो व्हाट्सएप वगैरह उनसे बरामद किया, जो शोएब से जो मोबाइल बरामद किया, उसके अंदर एक अमीन और रशीद करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो कि अमीनुद्दीन और रशीद के नाम से चलाया जा रहा था। उसके अंदर उनके जितने भी ब्रांचेज थे, वो ब्रांचेज के अंदर जुड़ी हुई थी। सट्टा किंग अमीनुद्दीन की जो ब्रांचें थी उसको हमने एक एक को अलग अलग किया, उसकी ब्रांचों को, और कल दोपहर बाद से लेकर आज सुबह तक हमने उस लोगों को डिटेन करके आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार की। इसमें एक रईस खान है, और रईस खान को पकड़ा है, विक्रम को पकड़ा है, दिनेश को, संतोष को, राम। बयाना के लाल दरवाजा में रेलवे ओवरब्रिज की सर्विस रोड के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। रेलवे पुल के पास में चुंगी इलाके में चल रहे निर्माण में नींव की खुदाई के बाद मिट्टी भरे बिना ही दीवार और चिनाई का काम कराया जा रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि सड़क को सहारा देने के लिए बनाई जा रही दीवार की नींव को नियमों के मुताबिक मजबूत किए बिना ही निर्माण किया जा रहा है, जो कि भविष्य में धंसान या फिर किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। उल्लेखनीय है कि लाल दरवाजा में आरओबी के दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सर्विस रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। और चलिए बात भीलवाड़ा के रायला की करते हैं, जहां पर बनेड़ा गुलाबपुरा सड़क मार्ग पर भटेड़ा माताजी के खेड़ा के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2.5 साल के मासूम से बच्चे की मौत हुई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। हादसा ईंटों से भरे ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत से हुआ। जानकारी के मुताबिक मां, बेटा और मामा एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह से लौटते हुए अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 2.5 साल के बालक आनंद ओझा रहने वाले करमड़ास की मौके पर ही मौत हुई। घायल को उपचार के लिए रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। और चलिए बात हनुमानगढ़ की। एटीएस सेंटर के बजाय हनुमानगढ़ में ही ट्रकों की फिटनेस कराने की मांग को लेकर के ट्रक संचालकों ने आज जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। ट्रक संचालकों का कहना है कि हनुमानगढ़ में ट्रकों की फिटनेस व्यवस्था बंद की है, जिससे उन्हें अब नजदीकी एटीएस सेंटर बीकानेर जिले के नोखा जाना पड़ता है, जो कि करीब 300 किलोमीटर दूर है, और इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो वहीं जिला परिवहन अधिकारी नरेश पुनिया का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे राजस्थान में पुराने फिटनेस सेंटर बंद किए गए और अब फिटनेस केवल एटीएस सेंटर में ही कराई जा सकती है। राजस्थान सरकार के विभागीय आदेश के कारण हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में मालवाहक वाहन है, उनकी जो निर्धारित है फिटनेस सर्टिफिकेट, वो बंद कर दिया गया है। और इनको आदेश दिया गया है भी जिनका ये एटीएस सेंटर बना हुआ है वहां फिटनेस होगी। तो श्रीमान जी, एटीएस सेंटर हनुमानगढ़ से 300 किलोमीटर पड़ता है, हनुमानगढ़ से 500 किलोमीटर पड़ता है, हनुमानगढ़ से 700 किलोमीटर पड़ता है। और ट्रक वाले के पास न तो इतना डीजल है और न पैसे हैं चलान भरने के लिए, जिससे वो जाके फिटनेस करवा सके। जो जिला परिवहन कार्यालय है, यहाँ पे परिवहन विभाग का कहीं पर भी ऑफिस है ऑल ओवर राजस्थान में, वहाँ पे फिटनेस बंद कर दी गई है। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ पे फीजर सिस्टम था, जहाँ पे फिटनेस सेंटर होते थे, जो कि मोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे बंद किए गए थे। तो अब तत्कालीन रूप से ये था कि जिन जिलों के अंदर एटीएस नहीं है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन नहीं है, वहाँ पे फिटनेस ऑफिसों में होती थी। इसमें एक हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया था, जिसके बिना पे विभाग ने ये सर्कुलर जारी किया था कि किसी भी परिवहन कार्यालय के अंदर ऑफलाइन जो फिटनेस होती है, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर करता है,